मेरा नाम आयशा यूसुफ और आपको वेलकम करते हैं अपने इस शो में। और अपने इस वीक का आगाज करते हैं। हमारे साथ जनाब अली मौजूद है, मुजम्मिल अली खान, एंड दैट इज व्हाट मेक्स अस ह्यूमन। और गलती के बारे में जिस तरह से आयशा ने आपको बताया है, हम अपने बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती कर देते हैं एंड वी डू नॉट अलाउ देम द चांस टू बी किड्स, टू बी इनोसेंट किड्स। डेवलपिंग स्टेजेस के अंदर, और अगर इंसान डेवलपिंग स्टेजेस की बात करे तो मरते दम तक लर्निंग का प्रोसेस ऐसा है जो कंटिन्यू रहता है एंड इट इज़ नॉट रॉन्ग टू बी रॉन्ग। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जितनी जल्दी गलती करेंगे उतनी जल्दी गलती को करेक्ट भी कर लेंगे आप। तो जिंदगी है लर्निंग का नाम, जिंदगी लर्निंग का नाम है। और हम जो कुछ लर्न कर रहे हैं ना करंट डेवलपमेंट से, मेरे ख्याल से हम चलते हैं अपने पेविलियन की तरफ, जहाँ से हमने अपना जो एक बक्सा है वो खोलना है खबरों का और आप तक वो खबरें पहुंचानी है। बहुत मजे की, बहुत अच्छी खबरें, बड़ी पॉजिटिव खबरें। फाइनली जिसका हम इंतजार कर रहे थे ना कि अमेरिका और ईरान के दरमियान ये जो एक मुआहिदे की कोशिशें हो रही हैं, मुज़ाकरात का अमल चल रहा है, ये फाइनली कहीं ना कहीं पहुंच जाए। तो हम और आप जब छुट्टी पर थे तो पीछे से उन्होंने कर लिया है मुआहिदा और उन्होंने सोचा कि हम इस पर बात नहीं करेंगे, बट हम तो करेंगे बात। अब आपको बताएंगे कि क्या क्या कुछ हो चुका है। सबसे पहले ये बहुत अच्छी खबर है आपको और हमें खुश होना चाहिए कि ईरान और अमेरिका फाइनली अपने जो मीडिएटर्स हैं, जिसमें पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब और तुर्किया शामिल था, उनकी मदद से पहुंच चुका है एक मुफाहमती याददाश्त के ऊपर। 14 पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स अभी तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन सोर्सेज जो हैं डेफिनेटली वो अपना काम करते हैं और सामने लेकर आते हैं। तो कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो डिस्कस होगा? हमारे पास जो पॉइंट्स हैं, जो मेन हमारे 14 पॉइंट्स के अंदर कंसर्न के पॉइंट्स जो हैं वो ये थे कि पहली बात कि हम लोग ईरान की तरफ से बारहा सुन रहे थे कि हमारी जो प्रॉक्सीज हैं या जो जिन ग्रुप्स को हम सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल उन सपोर्ट के लिए और उन प्रॉक्सीज के लिए आप बात नहीं करेंगे। इवेंचुअली आउट ऑफ ईरानियन मीडिया द न्यूज़ दैट वी आर गेटिंग, हमें जो न्यूज़ मिल रही है वो ये मिल रही है कि इस मुआहदे का ये हिस्सा बन चुका है कि वो ऑफ द टेबल इस चीज़ के बारे में अब बात नहीं की जाएगी। सबसे अच्छी बात जो सामने आई है वो ऑयल और ऑयल की ट्रेड है। अब ऑयल और ऑयल की ट्रेड खुल जाएगी, ये सुनने के लिए सारी दुनिया बेकरार थी। और सारी दुनिया बेकरार क्यों थी? क्योंकि प्राइस हाइक था, क्योंकि एनर्जी कॉस्ट डबल ट्रिपल हो रही थी। एट द सेम टाइम जुम्मे को हमें ये बताया जा रहा है कि हमें जुम्मे को नजर आएगा ये चीज़ परमानेंट होता हुआ कि हाँ जी फॉर द नेक्स्ट और 60 डेज का दिस प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशंस इज फॉर 60 डेज। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है इसके ऊपर साइन होगा स्विट्जरलैंड के अंदर 19 जून को। और 19 जून के बाद ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि उस साइनिंग सेरेमनी के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जो वो ब्लॉकेड है वो खोल दिया जाएगा और उसके बाद वहाँ से जो आमद और रफ्त है जो रुकी हुई थी बहुत अरसे से, 28 फरवरी से रुकी हुई थी, उसको खोल दिया जाएगा। दूसरी तरफ अगर ईरानियन साइड से हम देखें तो कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग न्यूज़ अभी भी आ रही है। शायद उनकी अंडरस्टैंडिंग इस मुआहदे के बारे में थोड़ी सी मुख्तलिफ है। ये कहा जा रहा है कि प्रोबेबल है कि $300 अरब का एक प्लान पेश किया जाएगा कि जो प्लान ईरान की रिकंस्ट्रक्शन में और इंफ्रास्ट्रक्चर की वापस रिहेबिलिटेशन और डेवलपमेंट में यूज़ होगा। लेकिन जो चीज़ मैं टू लाइट लेके आना चाहता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की सिविल एंड मिलिट्री लीडरशिप ने न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अदद पैराडाइम और एक पेडिस्टल सेट कर दिया है कि जिसको आप देख सकते हैं और आप किस तरह से ग्लोबल डिप्लोमेसी करनी है ये चीज़ सीख सकते हैं। आई गेस इट वुड बी फेयर टू से कि सिलेबस में पढ़ाया जाएगा कि किस तरह से पाकिस्तान ने एक ऑल आउट न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट विदाउट एनी डाउट 70 मेंबर्स थे ईरान की साइड से जो मोहम्मद बाकर कारिबाफ साहब लीड कर रहे थे, और एट द सेम टाइम 300 की डेलीगेशन थी जो हमारे पास जेडी वैंस लीड कर रहे थे अमेरिकन साइड से। तो अगर ओवरऑल टोटल किया जाए इसको तो तकरीबन 370 डेलीगेट्स के दरमियान दो ऐसे ममालिक को बिठा के कि पिछले 4-5 डेकेड्स में टेबल पे आके नहीं बैठे थे। सबसे पहले लासिम मुनीर के जिन्होंने आके इस चीज़ को मीडिएट करवाया, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के जिन्होंने इस चीज़ के अंदर अपना हाथ डाला, सर्विसेज दी। एट द सेम टाइम मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब फॉर ट्रैवलिंग बैक एंड फोर्थ टू पाकिस्तान, टू अमेरिका, बैक टू ईरान। सो आई थिंक क्रेडिट देना चाहिए जहाँ पर ड्यू। हमारे साथ मंसूर जाफर साहब मौजूद है, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर है, ईरान के मामलात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, उनकी सियासत को अच्छी तरह समझते हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या खुश हैं या फिर ये जो अंडरस्टैंडिंग होने जा रही है या MOU साइन होने जा रहा है, क्या उनको लगता है कि ये काबिल अमल होगा आइंदा 60 दिनों के लिए भी। मंसूर साहब थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले यही सवाल कि जो पॉइंट ऑफ एक डिफ्लेक्शन बने हुए थे या कॉन्फ्लिक्ट का मरकज़ बने हुए थे पॉइंट्स, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का मामला था, उस पर सॉवरेनिटी कायम करना चाहता था ईरान। दूसरी तरफ एनरिच्ड यूरेनियम का मामला था एंड लेबनान का मामला, जो चीज़ें सीधा बड़े पॉइंट्स हैं।
हम अफजूदा यूरेनियम की इतनी ज़्यादा बात नहीं सुन रहे हैं इस मुआहिदे के अंदर। हम क्या समझे कि क्या वाकई में अमेरिका थोड़ा सा बैकआउट किया इस पॉइंट से कि ठीक है उसको हम बाद में देख लेंगे, पहले स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को तो खोल दे ताकि बिजनेस एक्टिविटी शुरू हो सके। जी बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ इसमें दोनों फरीक अफजूदगी के मामले में यानी न्यूज़ के मामले में उन्होंने अपनी अपनी जो एक बड़ी स्टेटेड पोजीशन थी उससे रिलेटिवली आपको वो बच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगरचे इसकी कोई हमारे पास अभी कोई फाइनल ऐसी कोई एम्पिरिकल एविडेंस तो नहीं है कि वो किस हद तक या किस हद तक इस इशू पर कॉम्प्रोमाइज किया है, लेकिन ईरान की तरफ से भी यकीनन एक सॉफ्ट कॉर्नर देखने को मिला है कि उन्होंने फर्दर अफजूदगी और उसी तरीके से जो मॉरेटोरियम वगैरह है उसकी बात अभी तय होना बाकी है, लेकिन उसूली तौर पे ईरान भी इस मामले में तैयार दिखाई देता है और यकीनन अमेरिका तो बहुत बड़े दावे कर रहा है कि उन्होंने बिल्कुल उनका न्यूक्लियर डस्ट तक जो है उसको डिस्पोजल के लिए जो है बात कर ली है। दूसरी जहाँ तक आपकी बात है कि इसमें जो उनका जो इशू खासतौर पे जो प्रॉक्सीज का इशू जो आप बात कर रहे थे, इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ा कंटेंशियस इशू है आपने हुर्मुज़ के बाद वो यही है, क्योंकि आपको याद होगा इब्तिदा में जब इस कज़िये के हवाले से जो सीज़ फायर का जो एक प्लान बनाया गया था उसमें क्लब किया गया था लबनान के सीज़ फायर को भी, और ख़ासतौर पे जो पहली ट्वीट हमारे वज़ीर आज़म की तरफ से देखने को मिली थी उसमें ये बताया गया था कि लबनान का सीज़ फायर भी इसमें शामिल है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने देखा कि इसराइली दबाव के तहत एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो इसको इम्प्लीमेंट ना करा सके, बल्कि उन्होंने पहले ही उसको पहले मरहले में निकाल दिया। लेकिन अब फाइनली जो चीज़ सामने आई है उसमें यही कहा जा रहा है कि लबनान का महाज जो है उस पर भी सीज़ फायर किया जाएगा। लेकिन हैविंग सेड, अभी आप अगर देखिए कि जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आ रही हैं इसराइल से, उसमें खास तौर पे नेतन्याहू का ये बयान बड़ा नुमाया है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि हम अपने आप को पाबंद ख्याल नहीं करते हैं लबनान के हवाले से। अमेरिका ने इस माहिदे में जो कमिटमेंट्स दी हैं और ना ही हम वहाँ से अपना फोर्सेज जो हम इन्फिल्ट्रेट कर गए हैं, दरअंदाजी कर चुके हैं, वहाँ से वापसी की। तो आप ऐसी सूरत हाल में तो माहिदे का जो खदशा था कि स्पॉइलर अपना रोल अदा करेंगे वो इब्तिदा से ही, अभी अगरचे वो इन्फोर्स नहीं हुआ है, उसके लिए 19 तारीख रखी गई है, लेकिन उससे पहले ही वो बिल्ली थैले से बाहर होना शुरू हो गई है। अब यहाँ पे असल इम्तिहान डोनाल्ड ट्रंप साहब का है जो कहते थे कि आई एम कॉलिंग द शॉट्स, मेरा हुक्म चलता है, आई एम रनिंग द शो। अब देखना होगा कि वो किस हद तक अपने इस लाडले इस रोग स्टेट को जो है वेरी टफ गाय, तो ये भी वो इदराक कर रहे हैं साथ साथ कि उनको कन्विंस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल। अच्छा मंसूर जाफर साहब, एक छोटा सा पॉइंट उस पर डिलिबरेट करते चलें। पहली बात, डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे थे फेस सेविंग थोड़ी सी कि एनिमीज़ एंड फ्रेंड्स अलाइक उनके सामने मैं इस वॉर का डिक्टेटर जाऊं कि मैं जो डिक्टेशन देता हूं वो होती है, जंग मैं कहूँगा तो शुरू होगी, मैं कहूँगा तो जंग रुक जाएगी। पहला पॉइंट ये। दूसरा कि अमेरिका और इजराइल जिस तरह फंक्शन कर रहे हैं, इजराइल ने अटैक किया लेबनान पे चंद घंटे पहले और ठीक ठाक बड़ा हमला किया, अमेरिका की तरफ से बयान आया कि जी ये आपने बहुत बुरा कर दिया। ईरान इस चीज़ को कैसे रिसीव करेगा और क्या ईरान की कॉस्ट मान जाना, वो जो 14 नुकात उन्होंने अपने मीडिया पे शाया किए हैं वो मान जाना डोनाल्ड ट्रंप साहब की फेस सेविंग कैंपेन के लिए एक अच्छा ओमन साबित हुए हैं या नहीं? देखिए जी, इसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो रिलेटिवली ही की जाएगी। जाहिर है अमेरिका उसको अपने हक में करेगा और ईरान जो है उसकी इंटरप्रिटेशन या उसकी जो वजाहत है और उसकी पोर्ट्रेल जो है वो अपने एंगल से करेगा। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल मैं समझता हूँ इवॉल्व करना शायद इस वक्त पॉसिबल ना हो, लेकिन जो मैं समझता हूँ इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं या जो मुख्तलिफ लोग इस पर बात करेंगे, जब इसके हमारे पास सारे नुकात सामने आएंगे तो उसकी रोशनी में ये तय किया जा सकेगा कि हकीकी मानों में विक्ट्री किसकी हुई है और किसने गिवन किया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त दोनों फरीक अपने तौर पे ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपनी इंटरनल कॉन्स्टिट्यूंसीज उनको खासतौर पे जो राय अम्मा है उसे मुतमिन करें कि उनके मफादात का बड़ा तहफ़्फ़ुज़ किया गया है और खासतौर पे जो करना चाह रहे थे उन्होंने किया है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब की अगर आप इनिशियल ट्वीट देखें जिसमें उन्होंने खुशखबरी सुनाई है कि मायदा हुआ है, तो वो बड़ी डिक्टेटिंग किस्म की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं कि जी फ्लो द ऑयल, जैसे वो बादशाह सलामत जो है वो फरमान जारी कर रहे हैं। हालांकि उन्हें फरमान अपने हवाले से तो जारी कर सकते हैं कि जी ठीक है ब्लॉकेट खोलने का मैं हुक्म देता हूँ, लेकिन वो ईरान को ये हुक्म नहीं दे सकते हैं कि वो साथ आप नए हुर्मुज़ खोलें। उसके लिए ईरान अपनी उसकी इंटरप्रिटेशन करेगा कि उन्होंने किस अंदाज से उसको मंसूर साहब ये कितना डिस्ट्रप्टिव रहा है पूरे प्रोसेस के लिए, कता कलामी की माजरत, कितना डिस्ट्रप्टिव रहा है ट्रंप का ये लहजा इस्तेमाल करना, बार बार धमकियां देना, एक तरफ मुज़ाकरात होना, दूसरी तरफ हमें ये नज़र आना पूरी सिविलाइजेशन को हम ख़त्म कर देंगे, हम उड़ा कर रख देंगे और पता नहीं किस तरह की बात है। ये कितना डिस्ट्रप्टिव या नुकसानदेह साबित हुआ है पूरे मुज़ाकरात के अमल के लिए?
ये मुज़ाकरात के अमल को तो इसने अपनी जगह सबोताज किया है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। मैं समझता हूँ उससे बढ़कर डोनाल्ड ट्रंप साहब की अपनी जो एक उनकी जो साख है, जो उनका स्टेचर है बतौर एक एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसको बड़े तरीके से बड़े बुरी तरह टार्निश किया है कि ये स्टाइल जो है ये कम से कम अमेरिकन जो एक स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है, ये उसका स्टाइल नहीं है। और ख़ासतौर पे इस अंदाज से कि आप हर बात को मशरूत करें और फिर उसको इस अंदाज से करें कि अगर नहीं करेंगे तो हम ये कर देंगे। ऐसी सूरत हाल में मैं समझता हूँ ये जो एक लहजा है, ये जो एक स्टाइल डेवलप कर लिया उन्होंने, ये उनके लिए इन द लॉन्ग रन आने वाले जो मिड टर्म इलेक्शन है वही उसका हकीकी मानों में एक बैरोमीटर है कि उनको किस हद तक उनकी इस किस्म के ऐलानात की कीमत भुगतानी पड़ती है, चुकानी पड़ती है। लेकिन उससे पहले मैं समझता हूँ कि जो एक अमेरिकन जो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है और ख़ासतौर पर जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स और ह्यूमन राइट्स की वैल्यूज, वो जो एक बड़ी चेरिश की जाती थी अमेरिका के हवाले से, वो तो एक्सपोज होकर रह गया है। इसके साथ साथ जो इब्तदाई लॉस पहुंचा है वो तो यकीनन उस पूरे प्रोसेस को कि जिसको बार बार डीरेल किया गया इसी नौयत की धमकियों के नतीजे में। और ऐसी सूरत हाल में अब आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप साहब किस मुंह से जो है वो अपने अवाम को ये बताएंगे कि जिस तारीख को वो तबाह करने जा रहे थे, अब उन्हीं के खामेनेई साहब के मुश्तबा खामेनेई साहब के साथ वो मुज़ाकरात के लिए भी तैयार है, उनके साथ तस्वीरें बनवाने के लिए तैयार हैं। तो वो क्या बताएंगे कि जिस रिजीम का खात्मा करने जा रहे थे वो अपने उसी प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल स्केलेटन के साथ आज भी मौजूद है और उसी के साथ उन्होंने मुज़ाकरात किए हैं। वहाँ पे फेस जरूर चेंज हुए हैं लेकिन वली अल फकीह का कॉन्सेप्ट आज भी वहाँ पे इंटैक्ट है। और इसी तरीके से ईरान अपनी जिन प्रॉक्सीज के बारे में बहुत ज्यादा कंसर्न था, उसके लिए उन्होंने आखिरी वक्त तक ये जंग लड़ी है और इस वक्त भी उसको माहदे के अंदर शामिल करवा के तमाम लेट्स सी मंसूर साहब 19 तारीख तक क्या कुछ बदलता है या नहीं बदलता, क्योंकि इजराइल ने तो बड़ा ओपनली कह दिया कि हम तो फरीक हैं नहीं और हम पर पाबंदी भी नहीं आयद होती है कि ट्रंप क्या कमिट करके आते हैं। लेबनान के अंदर वो तो अपना इवैक्यूएशन के ऑर्डर्स दे रहे हैं वहाँ पर रहने वालों को। डेफिनेटली विल हैव टू वेट टिल 19 जून फ्राइडे कि ये मुआहिदा इसी तरह से होता है या इसके अंदर कुछ तब्दीली की जाती है। मंसूर साहब थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। एक ब्रेक की तरफ हमें जाना है, ब्रेक वापस आएंगे तो एक और बहुत अहम मामला है जो पाकिस्तान का लोकल अपना मामला है उसके पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। हाय जी, वेलकम बैक फ्रॉम दैट ब्रेक। और गुड ओमन फॉर द इंटायर ग्लोबल कम्युनिटी कि ये जंग अब अपने अख्ताम की तरफ जा रही है जिसने मिडल ईस्ट में आग लगा रखी थी। और ये आग जो लगी हुई थी इसकी कॉस्ट क्या थी, फाइनेंशियल और वॉर से रिलेटेड कॉस्ट इसकी बिलियंस ऑफ डॉलर पर डे में अमेरिका इनकर कर रहा था और बिलियंस ऑफ डॉलर लॉसेस में ईरान भी इनकर कर रहा था। इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेजेस थे और इसी के साथ लॉस ऑफ पॉपुलेशन, दैट इज सिविलियन कैजुअलिटीज वर अ बिग पार्ट ऑफ इट। और पूरा मिडल ईस्ट यानी कि जो आपका फर्टाइल क्रेसेंट का बेल्ट पड़ता है कि जिसके अंदर इजराइल, लिबनान, ईरान, साथ की नेबरिंग कंट्रीज एंड नेबरिंग स्टेट्स एंड ऑल्सो द कंट्रीज दैट आर ऑन द इनसाइड एंड सेंट्रल पार्ट्स ऑफ द मिडल ईस्ट भी इन्वॉल्व थे कि जब रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स जाती थी तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेजेस अक्रॉस द मुस्लिम वर्ल्ड नजर आते थे। ये जो एक मिक्स फैल रहा था वॉर का, इसका एंड आ जाना जल्द अज जल्द और पूरा टेबल पे एक टॉक्स में ला के बिठा देना जल्द अज जल्द सबके फेवर में था, मुस्लिम वर्ल्ड के फेवर में था, ग्लोबल इकोनॉमी के फेवर में था। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जिसके जॉल्ट्स हमें अमेरिकन ऑयल मार्केट्स तक नजर आए। ऑफ कोर्स उसी में तो सबसे ज़्यादा नजर आए। 3.5 महीने के बाद फाइनली अब हमें अच्छी खबरें मिलना शुरू हुई हैं कि एक दस्तखत की तरफ बढ़ रहा है ये मुआहिदा। आपने बात की कि ये एक ऐसा मामला था जिसने आग लगा कर रखी हुई थी, इसके शोले जो हैं उसकी सेक हमने भी महसूस की है अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर महंगाई के नतीजे में। तो ये हुआ क्यों हुआ? इसलिए कि अनाएँ जो हैं वो बहुत बड़ी थी कुछ लोगों की, जिसकी वजह से अल्टीमेटली एक बहुत बड़ा खित्ता जो है उसको जंग के अंदर धकेल दिया गया और उसके अंदर अरबों लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। इसी सारे मामले के ऊपर बात कर लेते हैं, कितना हौसला अफजा है, हमें कितनी उम्मीद रखनी चाहिए और क्या अभी भी चांसेस हैं कि 19 जून तक यानी कि फ्राइडे तक जब साइनिंग सेरेमनी होनी है स्विट्जरलैंड अंदर, उससे पहले कुछ तब्दीली आ सकती है इस MOU के अंदर, इस मुआहिदे के अंदर या नहीं। हमारे साथ शरी रहमान साहिबा मौजूद हैं, सीनियर पॉलिटिशियन भी हैं और इसके साथ साथ बहुत अहम ओहदों पर फाइज रह चुके हैं माजी के अंदर, डिप्लोमेसी की मामलात को अच्छी तरह समझती हैं। शरी साहिबा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम।
थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। शरी साहिबा, ये जो सारा मामला है अब MOU साइन होने वाला है, कितनी उम्मीद आप रखती हैं पाकिस्तान के किरदार के बारे में, क्या कहेंगी? एंड इजराइल का ये कहना कि हम तो फरीक नहीं है इस मुआहदे के, और लेबनान का मामला जो है वो ईरान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ पर जंग बंदी हो। आपको लगता है कि 19 तक हम खैर आफियत से पहुँच जाएंगे और ये मुआहदे पर साइन हो जाएंगे? देखिए, खैर आफियत से पहुंचना बिल्कुल एक दूसरी बात है, लेकिन उससे पहले मैं ये जरूर कहूंगी कि सारा मुल्क सताइश का मुस्तहक है, खासतौर से पाकिस्तान की लीडरशिप। आप सोशल मीडिया खोलें तो दुनिया का हर लीडर इस वक्त पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहा है। तो आपने अपना किरदार अदा किया, और जहाँ तक आगे की पेशरफ्त है, देखिए सबको पता है, कोई इसमें बात ढकी छुपी नहीं है कि इजराइल के स्टेक्स हैं जंग में और एक्सपेंशन में उस पूरे खित्ते में, और उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाना है कि ये आगे ना बढ़े बात। तो ये दोनों चीजें मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान ने, और ये डील आपको याद है पहले भी रुक चुका था, आपको याद है ना, ये पहले हुआ था अप्रैल में। अच्छा, तो उस वक्त भी पाकिस्तान ने अपनी कोशिशें नहीं छोड़ी और चुपचाप काम होता रहा। तो ये कहते हैं ना कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो उम्मीद पर बहुत सारे पाकिस्तान की सफारतकारी भी कायम रही है और इंशाल्लाह रहेगी। बिल्कुल, इंशाल्लाह। अच्छा, थोड़ा सा इस बात पर डिलिब्रेट करते चलें कि अमेरिका के प्लान्स के लिए और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से इस सारी चीज़ को रैप अप करना चाह रहे हैं, उसके लिए कितना बड़ा स्पॉइलर मिस्टर नेतन्याहू इज़ प्रूविंग टू बी? जी, वो कुछ ज़्यादा ही मेरे ख्याल में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उनकी नज़र में दिस इज उनका ये पूरा मौक़िफ़ और नज़्बुल अहम यही है कि वो ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएं और कोई भी रास्ते में ना आए। और उनको ईरान से तो खास आपको पता है दुश्मनी है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा एनर्जी टाइटन है और वो समझते हैं कि इनके रास्ते में है, नजरियाती तौर पर भी, जंगी तौर पर भी, स्ट्रेटेजिकली भी। तो उन्होंने हर वो कोशिश कर लेनी है, चाहे वो वाशिंगटन में अपनी लॉबीज को एक्टिवेट करें जो बहुत असर वसूख रखती हैं और बहुत बावसाइल हैं जी, तो उनको वो एक्टिवेट करेंगे। वो हर चीज कोशिश करेंगे कि वाशिंगटन से उनका जो थोड़ा सा रिश्ता ऊंच नीच आई है, उसमें तलखियां भी आई हैं, आपने सबने सुना होगा, बिल्कुल, वो किसी तरह कम हो और वो फिर वाशिंगटन की आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ सकें अपने इस प्रोजेक्ट में। उनकी पहले कोशिश तो यही होगी, क्योंकि आपको पता है कि ये दे आर नॉट, वो चाह रहे हैं कि ये किसी तरह खत्म हो सारा कुछ मामला। राइट, ईरान के लिए डील ब्रेकर हो सकता है अगर इजराइल बाज ना आया लेबनान में अटैक करने से, या इस वक्त जो कार्रवाइयां कर रहा है, डील ब्रेकर हो सकता है ईरान के लिए? आपने ईरान का रवैया देखा है जी, पूरी इस जंग में वो किसी चीज पर पीछे नहीं हटे हैं, वो भी अपनी एक तब्दील हैसियत लेकर निकले हैं, ये आप सब नोट करेंगे, तो वो पीछे नहीं हटेंगे। तो अगर कोई ऐसी सूरत हाल हुई कि बहुत बड़ी रेड लाइंस बार बार क्रॉस हुई, तो वो तो जाहिर है अपना एक स्ट्रेटेजिक रिव्यू करेंगे, अपना एक पॉलिटिकल रिव्यू भी करेंगे, नजरसानी करेंगे। और उन्होंने कहा है ये उनकी अब रेवोल्यूशनरी लीडरशिप है बहुत सारी, और वो भी जाहिर असर रखते हैं पॉलिसी मेकिंग में। और वैसे भी आपने देखा है ईरान का स्ट्रेटेजिक पोस्चर क्या रहा है पूरी जंग में, क्या क्या उन्होंने सितम नहीं ढाए हैं, मतलब बर्दाश्त किए हैं और जवाबी कार्रवाइयां करते रहे हैं, तो दे डिडंट बैक डाउन। अगर उनके बहुत सारे जो रेड लाइंस हैं वो क्रॉस हुए, या कोई बड़ी रेड लाइन क्रॉस हुई, देन दे विल आल्सो, यू नो, अगर उनको गारंटीज नहीं दी गई कि जी ये हमारे हाथ में नहीं था और हमारी हामी से नहीं हुआ, देन दे विल आल्सो रिस्पॉन्ड। राइट, बहुत शुक्रिया। नाजुक मामला है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। थैंक यू सो मच शरी साहिबा हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत ही नाजुक मामला है, इसको बहुत ही एहतियात के साथ डील करना पड़ेगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के जब स्टेटमेंट्स हमें नजर आते हैं तो हमें बहुत ज्यादा एहतियातें नजर नहीं आती। एहतियात तो नजर नहीं आती। एक फनी इंसिडेंट भी हुआ, उनके ऊँगने की एक वीडियो वायरल हो गई है जिसके ऊपर अमेरिका के अंदर से काफी फनी कमेंट्स हैं जो आ रहे हैं। बहुत ज्यादा काम कर रहे थे। 80 years of age, he celebrated his recent birthday. He's 80 years of
एग्जैक्टली ऑलमोस्ट 80 ईयर्स का पाकिस्तान भी होने वाला है और इस सिलसिले के अंदर पाकिस्तान का हर बजट जो है ना वो मौजूए बहस रहता है और हमने इस बजट को भी बहस का हिस्सा ज़रूर बनाना है कि क्या क्या कुछ गवर्नमेंट महंगा कर सकती है, कहाँ पर रिलीफ हमें मिल सकता है एंड देन ओवरऑल स्ट्रक्चर और वॉल्यूम जो है हमारे बजट का क्या है, इसके ऊपर ज़रा बढ़ जाते हैं आगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जो हैं उन्होंने कौमी असम्बली में 18,771 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया है, जिस पर इस वक्त भरपूर बहस जारी है। मुल्की मईशत, बढ़ती महंगाई, गैर मुस्तहकम आलमी हालात के पेश नज़र खदशात जो जाहिर किए जा रहे थे कि ये बजट जो है आवाम के लिए मज़ीद मुश्किलात ला सकता है, यानी कि नए टैक्सेस लग सकते हैं, महंगाई में इजाफा हो सकता है। लग ऐसा रहा है कि वाकई में ऐसा होगा अगर सूरत हाल को कंट्रोल ना किया गया, लेकिन माहिरीन कहते हैं कि ये एक बहुत ही बैलेंस्ड बजट है। आपको लगता है बैलेंस्ड बजट? मेरे पास क्वेश्चंस हैं पूछने के लिए कि ये बैलेंस्ड है या नहीं, मैं समझना चाहता हूँ। माहिरीन कौन है? ये माहिरीन कौन है, मैं माहिरीन से भी क्वेश्चन करना चाहूँगा। बट अगर हम इस बजट को देखें तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे पास पाकिस्तान के अंदर जो लिमिटेशंस हैं वो क्या हैं, बिकॉज हम मल्टीपल पार्टीज़ के साथ इस टाइम पे सूद वाले लेन देन में मसरूफ़ भी हैं। जब इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाता है और उस इंटरेस्ट का पार्ट बहुत बड़ा होता है और आपके बजट का तकरीबन 43% उसकी सर्विसिंग में लग जाता है, तो उस वक्त सवाल पैदा ये होता है कि जो बाकी बचा है उसमें हमें किस तरह से अकोमोडेट किया जाएगा, क्योंकि तकरीबन हम लोग कई करोड़ से ऊपर चले गए हैं आबादी के अंदर जो हमारे टारगेट्स थे। एज वी स्पीक हमारे पास कोई ऐसा हॉस्पिटल पाकिस्तान में इस वक्त खाली नहीं होगा कि जिसके जचा बचा वार्ड के अंदर केसेस ना हो रहे हों। दैट इज द एक्सप्लोजन ऑफ पॉपुलेशन दैट वी आर फेसिंग राइट नाउ। और जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास वो कितने हैं, उनकी डिवीजन आने वाले साल में किस तरह होंगी, इस तमाम चीज़ों के बारे में सवाल पूछने जो खदशात जाहिर किए जा रहे थे या जो खबरें आ रही थी कि सोलर पैनल्स के ऊपर जो है बढ़ाया जा सकता है टैक्स, उसके ऊपर मामला रुक चुका है। ईवी और जो हाइब्रिड गाड़ियाँ उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाएगा एक्सेप्ट फॉर द लग्जरी ईवीज। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं माहिर मईशत हैं अम्मार हबीब साहब। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वो इस बजट को कैसे देख रहे हैं और क्या उनको लगता है कि बजट आवाम के लिए साबित होगा। बहुत शुक्रिया अम्मार साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि एक ओवरव्यू आप ज़रा थोड़ा सा अपना रखिए कि आपने जब ये बजट देखा, इसके खदोखाल देखे, तो आपको क्या लगा कि वाकई में ये एक बैलेंस्ड बजट है या फिर इसके अंदर मज़ीद बेहतरी लाई जा सकती थी? देखिए, पिछले 4-5 साल के मुकाबले में अगर देखा जाए तो वाकई बैलेंस बजट है, बिकॉज पिछले 4 साल में या तो सिर्फ टैक्स बढ़ाए जा रहे थे या अखराजात किए जा रहे थे। इसमें थोड़ा ये हुआ है सूबों से थोड़े पैसे वापस लेके टैक्सेस कम किए गए, तो उस हिसाब से काफी बैलेंस बजट है। मगर अभी भी बहुत गुंजाइश है काम करने की, अगले साल उसके बाद साल, तो आहिस्ता आहिस्ता करके बेहतरी की जो है उम्मीद रख सकते हैं इसमें। ठीक है। अच्छा अम्मार साहब, 8,000 अरब हमने डेट सर्विसिंग के लिए रखा है, 3,000 अरब हमारा डिफेंस का है, 1,000 अरब तरक्याती बजट हमने रखा है, इसके साथ साथ 1,000 अरब रखे गए हैं जनाब गवर्नमेंट को चलाने के लिए। तकरीबन बन जाते हैं 13,000 अरब, बाकी बचे पीछे 5,000 अरब। तो उसके अंदर फिर आवाम जो हमारी तकरीबन 24 से 25 करोड़ है उनके मामला चलाना, हेल्थ के लिए रखना, एजुकेशन के लिए रखना। एजुकेशन हम चेक कर रहे थे 0.65% ऑफ द टोटल बजट है। तो व्हाट डू वी मेक आउट ऑफ इट कि हमारी फिस्कल पॉलिसी या फिस्कल जो प्रायोरिटीज़ हैं वो ठीक हैं, आपको ठीक नज़र आ रही हैं? देखिए, एजुकेशन और हेल्थ जो है वो एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। हुकूमत का जो भी अगर 100 रुपये कलेक्ट करती है, तकरीबन 57.5 रुपये जो हैं उसमें से सूबों की तरफ जाते हैं। तो अगर सूबों के जो बजट आएंगे उसमें देखेंगे तो सबसे बड़ा जो कंपोनेंट होता है वो एजुकेशन का होता है और फिर हेल्थ का होता है। तो वो एजुकेशन को हमें जो है फेडरल में वैसे भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि फेडरल में सिर्फ और सिर्फ जो है वो यूनिवर्सिटीज या हायर एजुकेशन जो वो कवर होती है। इस बजट को क्या वाकई अवाम दोस्त कंसिडर कर सकते हैं? टैक्स कम हुए हैं 5 साल बाद, इसमें ना कोई अनोखा काम नहीं किया और गुंजाइश है। हो सकता है अगले 2 साल 3 साल बाद एक ऐसे लेवल पर आ जाए कि किसी बजट को आवाम दोस्त कंसिडर कर सकते हैं, मगर एज ऑफ दिस पॉइंट इसको नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया अम्मार साहब हमें ज्वाइन करने के लिए और अपना एनालिसिस इस सारे मामले के ऊपर हमारे रखने के लिए। वो कह रहे हैं कि अगर हम प्रीवियस कुछ ईयर्स से कंपैरिजन करें इसका तो ये थोड़ा सा बैलेंस्ड बजट नज़र आ रहा है। बट अगेन ये अगर हम 8,000 अरब डेट सर्विसिंग के लिए, सूद की अदायगी के लिए रखते हैं, तो फिर हमें सवाल भी करना चाहिए ना कि जिन्होंने पॉलिसीज़ माजी के अंदर बनाई थी, हमसे पूछ कर नहीं बनाई थी, आपने बनाई और उसका खमियाजा आज तक आवाम भुगत रही है कि हमें एक बहुत बड़ा चंक जो है ना डेट सर्विसिंग की मद में देना पड़ता है। एक ब्रेक की तरफ हम जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। जी
ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। तारीख हमेशा उन लोगों को याद रखती है जिन्होंने कुछ मुख्तलिफ किया होता है। जो बिल्कुल एक जैसी ज़िंदगी हर रोज़ गुजारते हैं उनके लिए तारीख में इतनी ज़्यादा जगह नहीं होती, हालांकि मेरे मुताबिक उनकी ज़िंदगी ज़्यादा मुश्किल होती है। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसी खातून मौजूद हैं जिन्होंने मंजिलों से घबराए बगैर या मंजिल तक पहुँचते हुए रास्ते की सख्तियों से घबराए बगैर अपने अज़्म और हौसले की ताकत के ज़रिए अपनी मंजिल को पाया और अपना नाम बनाया। ना सिर्फ अपना नाम बल्कि पाकिस्तान के लिए एक रोशन मिसाल भी बन चुकी है। हमारे साथ मौजूद है एक बाहिम्मत मोटरसाइकिल राइडर हुमैरा सिद्दीक साहिबा, जिन्होंने ना सिर्फ अपने सफ़र को एक मुनफरिद शनाख्त दी है बल्कि साथ साथ हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए भी एक पाकिस्तान की नुमाइंदा के तौर पर उभरी है। और हमारे पास ये जो पाकिस्तान के नुमाइंदे की बात हो रही है, ये हमारे पास खुंजराब पास और खुंजराब के उस सर्द एरिया से लेके के ऑल द वे टू बाकू तक का सफ़र तय करने वाली खातून है हुमैरा सिद्दीक से आज हम बात करेंगे और हम इनसे जानेंगे कि इनके मोटिवेशंस क्या थे, पैशन क्या था, सफ़र कैसा गुजरा इनका और ओवरऑल एहसासात कैसे थे। तो वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बाकू में आपको इंटरनेशनल वुमेन्स अवार्ड दिया गया और ट्रैवल एंड टूरिज्म की इंडस्ट्री के अंदर इस वक्त आपके बारे में हम जहाँ सोशल मीडिया फीड्स खोलते हैं हमें आप नज़र आती हैं। आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताएं कि हुमैरा को कैसा महसूस हो रहा है इस वक्त? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि मैंने बहुत मुश्किलात काटी हैं। बहुत मुश्किल के बाद मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी जब ये बाकू इंटरनेशनल अवार्ड मुझे मिला। तो मुझे लगता है कि जिस चीज़ के लिए मैं घर से निकली थी वो मैंने चीज़ हासिल की है। अच्छा हुमैरा, ये बताइए ना सबसे पहले तो कि आपको देखकर या किसी भी खातून को देखकर सबसे पहले होता है कि ये नाजुक सी हैं, इनका काम ये है कि ये घर में रहेंगी, इनकी शादी हो जाएगी जल्दी और पेरेंट्स जो हैं वो भी ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी बेटियां जो हैं ना वो अपने घर की हो जाएं। ऐसे माहौल के अंदर घर से बाहर निकलना और ये कहना कि नहीं मैं वो काम नहीं करूँगी जो बाकी ख़वातीन करिए, मैं मोटरसाइकिल चलाऊँगी और बाइक राइड करके सिर्फ अपने मुल्क नहीं बल्कि दूसरे मुल्क भी जाऊँगी, ये सब कुछ कहाँ से शुरू हुआ? कैसे आपने सोचा? हौसला कहाँ से आया? ये जब बहुत छोटी थी मैं, बचपन से ही स्टार्ट हुआ था। जब आपको पता है कि एक बच्चा माइंड होता है तो पता नहीं होता कि बाइक जो है वो लड़के के लिए या लड़की के लिए। तो ये बहुत छोटी थी, 8 क्लास में थी, तब से ये मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ था। मुझे नहीं पता था कि जिस बाइक के ऊपर मैं बैठ रही हूँ ये मेरी मतलब ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाएगी और इस चीज़ से मुझे इतनी इज़्ज़त मिलेगी और मैं इतना नाम कमाऊँगी। और जिस चीज़ से मुझे रोका जा रहा था कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये लड़कियों के लिए ठीक नहीं है, लड़कियाँ बाइक नहीं चला सकती, जैसे चलाना बुरा समझा जाता था, तो आज उसी बाइक की वजह से लोग मुझे जानते हैं और मुझे इज़्ज़त देते हैं। तो मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है जब मैं सड़क पे जाती हूँ, रोड पे जाती हूँ, नॉर्दर्न एरिया से गुजरती हूँ और लोग मुझे दिखते हैं और मुझे पूछते हैं, तो मुझे खुशी होती है कि ये देखिए कि वही लोग हैं मुझे जो कहते थे कि तुम बाइक ना चलाया करो, ये अच्छी चीज़ नहीं है लड़कियों के लिए। आज जब मैं रोड पे स्कूटी देखती हूँ लड़कियों को चलाते हुए तो मुझे खुशी होती है कि काफ़ी मेरी मतलब बातों की वजह से मुझे लोगों ने सुना और मेरी इस बात पे अमल किया कि लड़कियाँ जो है वो कुछ भी कर सकती हैं। तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि लड़कियाँ जो है वो बाइक नहीं चला सकती, कि अपनी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकती और वो काम नहीं कर सकती जो लड़के कर रहे हैं। अच्छा, ये जो कॉन्वर्सेशन हमारी चल रही है ना, इसके अंदर 2 लोग तो ऐसे जिनको बाइक चलाने का एक्सपीरियंस है। मेरे जो को होस्ट है इन्होंने भी चलाई हुई है, आपने भी चलाई हुई है, तो मैं हूँ ऐसी जिसको बाइक चलानी नहीं आती, ना कभी सोचा। मुजम्मिल, इज इट डिफिकल्ट बाइक चलाना एंड देन नॉर्दर्न एरियाज तक लेकर जाना एंड देन नॉर्दर्न एरियाज छोड़े दूसरे मुल्क तक जाना? दूसरे मुल्क तक जाना, मैं यही चीज़ हुमैरा से पूछने लगा था, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। हुमैरा, लाहौर से खुंजराब तक का सफ़र और इस सफ़र के अंदर जो सड़कें अक्सर जगहों पे इस तरह की हैं कि वहाँ पे प्रेफर नहीं करते लोग जाना या खुद से चले जाना, तो बाइक राइड करते हुए सबसे ख़तरनाक मुश्किल पार्ट पाकिस्तान के अंदर आपको कौन सा महसूस हुआ? पाकिस्तान के अंदर खुंजराब के सफ़र तक तो कोई मुश्किल नहीं आई, लेकिन लाहौर के अंदर एक आई थी जब मैंने सफ़र अभी स्टार्ट नहीं किया था। तो ऐसे ही मैं लाहौर की सड़क पे जा रही थी तो मुझे एक लड़के ने कट मारा था, जिसकी वजह से मेरी ये लड़कियों की जो ब्यूटी बोन होती है मेरी नहीं है, तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मैं 3 माह बेड रेस्ट पे थी। तो मुझे सब ने बोला कि तुम बाइक नहीं चलाओ। अब आप जैसे आपने पहले बात की कि ऐसे माशरे में रहना जहाँ पे कहना है कि लड़की की शादी करनी है, तो मुझे सब ने बोला कि तुम्हारी कल को शादी होनी है, कोई शादी नहीं करेगा तो कोई हड्डी वड्डी टूट गई। तो मैंने कहा नहीं, मैं ये बाइक नहीं छोड़ सकती, मैं चलाऊँगी। जब मेरी हड्डी टूटी, मैंने 3 माह बेड रेस्ट पे थी, तब मैंने सोचा कि नहीं, मैं अगर अभी मैं हिम्मत हार गई तो बहुत सारी लड़कियां हिम्मत हार जाएंगी, जिनको मतलब बहुत माशरे की बातें सुननी पड़ती हैं कि वो कुछ कर नहीं सकती। तो इस बात की वजह से फिर मैंने 3 माह बाद बेड रेस्ट के बाद फिर मैंने अपना सफ़र स्टार्ट किया था। तो लाहौर में मुझे मुश्किल आई थी, सिर्फ ये जो लड़के ने कट मारा था। तो
जी जी। अच्छा, इंटरनेशनली आपने जब ट्रैवल किया तो सबसे खूबसूरत आपके सफ़र का जो हिस्सा रहा वो कौन सा रहा? जब मेरे हाथ में इंटरनेशनल अवार्ड था, बस वो वाला। नहीं तो आपने उस जर्नी को एंजॉय नहीं किया हुमैरा, जो आपने पाकिस्तान से बाकू तक की, तो खूबसूरत नज़ारे देखे, आपके एक्सपोजर के अंदर इजाफा हुआ, कुछ मंजरनामा तब्दील हुआ, ज़िंदगी को देखने का नज़रिया कुछ तब्दील हुआ आपका? बिल्कुल, वो तो हुआ। उसके साथ साथ मैं बता रही हूँ कि अब हमारे लिए पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि पाकिस्तान की एक बेटी जो है वो इंटरनेशनल अवार्ड लेने के लिए जा रही है। सफ़र तो खूबसूरत था ही था, तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात तो ये थी जो मैंने आप लोगों को बताई। उसके अलावा पाकिस्तान हमारा इतना खूबसूरत है, तो मैं हमेशा खूबसूरती की बात आती है तो मैं पाकिस्तान का ही नाम लेती हूँ। तो हमारा पाकिस्तान इतना खूबसूरत है, अगर इसको मैं कहती हूँ कि अभी तक मैंने कुछ नहीं देखा। अच्छा मेरा बिल्कुल टाइम शॉर्ट है एंड पे अपने सेगमेंट के, आप क्या पसंद करेंगे कि डिफरेंट बाइक्स और उन बाइक्स की जो बॉडी लैंग्वेज होती है जिसको एर्गोनॉमिक्स बोला जाता है, उनके कंफर्ट और डिस्कंफर्ट लेवल के बारे में आपके साथ एक सेगमेंट किया जाए? जी जी चलें, गुड हो गया। हम आपको कांटेक्ट करेंगे और आप आएंगे हमारे पास, हमारे स्टूडियोज इस्लामाबाद में, हमारा इनविटेशन है आपको। थैंक यू सो मच मैं ज्वाइन करने के लिए। एक चीज़ का मुझे एहसास हुआ है मुजम्मिल, वो ये कि आप जितना बड़ा काम कर ले, रिकग्निशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि लोग आपको जान सकें आपके बारे में। और वो रिकग्निशन हुमैरा को मिली है बाकू के अंदर जब उनको वो अवार्ड दिया गया है, और वो कितना मीन करता है उनके लिए, उनकी बातों से हमें पता भी चल गया कि वो जर्नी से ज़्यादा उस अवार्ड के बारे में बात कर रहे हैं, व्हिच इज़ गुड। थैंक यू सो मच वंस अगेन हुमैरा में ज्वाइन करने के लिए। आप जाते हैं एक ब्रेक की तरफ, आपने जाना कहीं नहीं है, स्टे विद अस। जी, वेलकम बैक फ्रॉम दैट ब्रेक। सोया तो खोया, अब इसके वेरिएशंस हमें मिलते हैं हमारी उर्दू लैंग्वेज में, और जो सोता है वो खोता है, और इस तरह की कई ऐसी चीज़ें। लेकिन सोई हुई कौम क्या होती है जिसके नौजवान गलत डायरेक्शन में चलते चले जा रहे हों और वो कौम अपने नौजवानों को उस गलत डायरेक्शन से बचाने के लिए कभी भी कोई स्टेप ना उठाए। इसी चीज़ का बिल्कुल ऑपोजिट बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी ने किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि नारकोटिक्स और ड्रग्स एक ऐसी लानत हैं जो कौमें तबाह हो जाती हैं जो इस चीज़ में इंडल्ज करती हैं, और इसी को तोड़ने के लिए, इसी शैतान को हराने के लिए एक अदद स्टेप लिया गया। स्टेप क्या है कि ड्रग फ्री सेफ कैंपस मॉडल मुतारिफ करवाया गया, जिसके अंदर बच्चों की स्क्रीनिंग होगी, बच्चों को सपोर्ट दी जाएगी, और जिस तरह से कहा जाता है कि बुराई से नफरत करें, जो इंसान उसमें इंडल्ज कर रहा है उस इंसान से नफरत मत करें ताकि रिकवरी का रास्ता खुला रहे। आपको क्या लगता है ये स्टेप कैसा है? मुझे लगता है ये बहुत अच्छा स्टेप है, लेकिन मेरे कुछ सवालात हैं, और वो सवालात डेफिनेटली इसके इर्द गिर्द ही घूमते हैं कि किस तरह से मेजर किया जाएगा सक्सेस को। क्या ये सिर्फ ऑन कैंपस के लिए मामला बनाया गया है, ये पूरा इनिशिएटिव लिया गया है, या फिर ऑफ कैंपस के सिलसिले में भी कुछ किया जाएगा? हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर मुईद यूसुफ साहब, जो कि वाइस चांसलर हैं बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी के। उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सबसे पहले मेरा सवाल ये कि ये जो ड्रग फ्री कैंपस, ये जो इनिशिएटिव है, इसके कुछ फीचर्स प्लीज़ हमारे सामने रखिए। क्या इसकी खदोखाल है, किस तरह से काम किया गया, कितना अरसा इसने काम किया? बहुत शुक्रिया जी प्लीज़। बिल्कुल, देखिए पहले बुनियादी नुक्ता क्या है। बुनियादी नुक्ता ये है कि किसी भी यूनिवर्सिटी या तालीमी इदारे में अगर एक स्टूडेंट साइकोलॉजिकली सिक्योर और स्टेबल नहीं है तो वो कोई भी तालीम हासिल कर ले, वो आगे जाके एक सक्सेसफुल इंडिविजुअल नहीं बन सकता। और यूनिवर्सिटीज की हद तक यही लोग हैं जिन्होंने आगे जाके पाकिस्तान के लीडर बनना है, किसी ने किसी शोबे में, किसी ने किसी शोबे में, बिकॉज और तो कोई है नहीं जिसके पास हायर एजुकेशन है। सो पूरी कौम का ये मेरा ख्याल है फर्ज है कि वो इंश्योर करें कि ये लोग एक सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट में हों और इस तरह डिस्ट्रक्टिव पाथ पे ना चलें। हमने क्या किया, हमने बेसिकली पूरा डेटा लेके स्टडी किया कि मसाइल हैं कहाँ। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, अनफॉर्चुनेटली तमाम इदारों में किसी ना किसी हद तक ये मामला फैला हुआ है, हाई स्कूल्स की हद तक भी फैला हुआ है, और वालिदैन ये बात मानते नहीं। लेकिन अगर हम इस चीज़ की बात नहीं करेंगे तो हम इसको कन्फ्रंट नहीं कर पाएंगे। दूसरा ये कि हमें ये आइडेंटिफाई हुआ कि 99% ऑफ द स्टूडेंट्स आर विक्टिम्स नॉट परपेट्रेटर्स। ये जो आइडिया है ना कि जी ये बुरा शख्स है, गलत काम करता है, नाक कटवा दी, तौहीन हो गई, सब गलत है। वो उस एज से गुजर रहे हैं, उस ट्रैप में फंस जाते हैं, साइकोलॉजिकल इनसिक्योरिटी, कईयों को मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, और बहुत सी दफा फैमिली ब्रोकन सिस्टम्स की वजह से ये इस तरफ जाते हैं, और फिर ये मामला बद से बदतर होता जाता है। हमारी जो पॉलिसी थी उसके अंदर पहली चीज थी एम्पैथी एंड सपोर्ट। हमने स्टूडेंट्स को ये कहा कि अगर आप इस चीज में मुलविस हैं, कोई भी आप किसी तरह मुलविस हैं, वॉलंटरीली आके हमें बताएं,
हम आपको अपने प्रोग्राम में डाल के सपोर्ट करेंगे। किसी को रिहैब चाहिए, किसी को सिर्फ वैसे सपोर्ट चाहिए, और आपको कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा, ना फैमिलीज के ना यूनिवर्सिटी में। अगर आप हमें नहीं बताएंगे और हम आपको पकड़ लेंगे तो फिर ऑब्वियसली इन्फोर्समेंट होगी और जीरो टॉलरेंस होगी फॉर ड्रग्स। और तीसरी चीज हमने ये की, हमें आइडेंटिफाई ये हुआ कि स्टूडेंट्स का आइडल टाइम, उनका बोर्डम, दैट ऑल्सो क्रिएट्स पीयर प्रेशर कि यार छोड़ो कुछ नहीं कर रहे, इधर आओ ये करते हैं। तो हमने स्पोर्ट्स, सोसाइटीज, और सबसे इंपॉर्टेंट इस जनरेशन का एक पेक्यूलियर एट्रीब्यूट ये है कि वो चाहते हैं कि उनकी बात सुनी जाए। दे वांट टू फील एम्पावर्ड एंड हर्ड। ये हम सारे घरों में भी देखते हैं, माँ बाप बार बार कह रहे हैं जी बच्चे बात नहीं सुनते, ये डंडे वाला मामला खत्म हो गया, दे हैव टू बी हर्ड। तो हमने क्या किया, इस वक्त बीएनयू का कोई स्टूडेंट एक बटन दबा के अपने कंप्यूटर पे डायरेक्टली मेरे से बात कर सकता है, तमाम डिपार्टमेंट से बात कर सकता है। ये जरूरी नहीं कि मैं उनकी बात मानूं, लेकिन दे वांट टू नो कि उनकी कोई बात सुन रहा है, और उससे इतना फर्क पड़ा है कि आई वाज आल्सो अमेज्ड। सो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बीएनयू इज ए फॉर्मली कंप्लीटली ड्रग फ्री कैंपस, और हमने इसके जो बेस्ट प्रैक्टिस मैनुअल्स बनाए जिसका आपने जिक्र किया है, ये अभी हमने लॉन्च किए हैं। वो क्यों बने? क्योंकि जब हम ये काम कर रहे थे तो हमें ये समझ आई कि हमें बताने वाला कोई नहीं, गाइड कोई नहीं कर रहा, कोई बात करने को तैयार नहीं है। बाकी जगह से बात करें तो वो भी अपने हद तक कोशिश कर रहे हैं, कोई नहीं चाहता कि किसी इदारे में ऐसी चीज हो, लेकिन बात नहीं होती। तो हमने ये मैनुअल इसलिए बनाया कि आप हमारे एक्सपीरियंस से सीख लें, इसको एज अ स्टार्टिंग पॉइंट लें। हमने टैबू तोड़ा है, तो साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड फॉर स्टूडेंट्स जिनको मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, एंड ड्रग फ्री कैसे करना है कैंपस को, ये 2 मैनुअल्स बना के हमने लॉन्च किए हैं। आपकी सारी एफर्ट्स अप्रिशिएटेड, ये बहुत अच्छा कदम है डॉक्टर मुईद। मेरा सवाल ये है कि क्या उन परपेट्रेटर्स को टारगेट किया गया है जो सप्लाई कर रहे थे ये सारी ड्रग्स इन इंस्टीट्यूट्स के अंदर, स्पेशली अगर हम बीएनयू की बात कर लें, वहाँ पर सप्लाई कहाँ से आती थी, कौन लोग थे, किन के थ्रू ये सब कुछ हो रहा था, क्या उसको टारगेट किया गया, उस सिलसिले में क्या कार्रवाई हुई है, प्लीज़ वो बताइएगा। अच्छा देखिए, इसके 2 पहलू है ना, एक ऑन कैंपस है और एक ऑफ कैंपस है। तो ऑन कैंपस का तो मैंने आपको बता दिया, ऑफ कैंपस मेरी ज्यूरिसडिक्शन तो नहीं है एज यूनिवर्सिटी, तो वहां पे आई मस्ट अप्रिशिएट पुलिस, एएनएफ, बाकी जितने इदारे थे उन्होंने 100% बीएनयू की सपोर्ट की टू वर्क ऑन ब्रेकिंग दिस सप्लाई चेन जिसकी आप अभी बात कर रही हैं। मैं आपको ये भी कहूं कि जिस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है सप्लाई का, आफरीन है। मेरा ख्याल है इस पे पूरा एक पर्चा लिखा जा सकता है कि एक परफेक्ट सिस्टम, डॉक्टर साहब आपको याद होगा वो अभी खातून को भी गिरफ्तार किया गया, वो किस तरह से पूरा नेटवर्क चला रही थी, उनसे तो ताने बाने नहीं माशाल्लाह कोई वो तो कोई अजूबा ही है ना कि उन्होंने तो अपनी ब्रांड भी बनाई हुई थी। वो तो मतलब एक बेहिस सब ह्यूमन लेवल पे चलेगी, वो तो इंसान का ज़हन ऐसे सोच ही नहीं सकता। लेकिन जो उस बाकी भी चल रहा है डे टू डे, वो ऐसी ऐसी तरकीबें हैं कि बंदा हैरान हो जाता है। बहरहाल हमने उस पर काम किया, उसको ब्रेक किया, लेकिन उससे 2 बातें सामने आई। एक बात ये सामने आई कि ये मामला इतना फैला हुआ है कि कोई बीएनयू में सप्लाई कर रहा है तो वो सिर्फ बीएनयू में नहीं कर रहा, उसके पास पूरा जिस तरह पुलिस की होती है ना बीट सिस्टम, वो सिस्टम बने हुए हैं कि भाई ये इलाका मेरा है, ये आपका है, ये किसी का है, और सिर्फ तालीमी इदारे नहीं, कहाँ कहाँ अनफॉर्चुनेटली ये जा रहा है। दूसरी बात ये समझ आई कि उसका बड़ा मसला जो है, जब मैं गवर्नमेंट में था, आपको मालूम है इससे पहले एज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, तो ये मैं चीजें ओवरऑल देखा करता था। वो जो बड़ा मसला है वो गवर्नमेंट ने सॉल्व करना है, वो स्टेट कर सकती है, उसमें यूनिवर्सिटी या कोई एक नहीं कर सकता। हमने अपने लेवल पे करना है, एक एक करके। अगर 280 यूनिवर्सिटीज और बाकी हाई स्कूल ये कर लें, कॉलेजेस कर लें, तो मेरा ख्याल है बहुत सा मामला हल हो जाएगा। देखिए गवर्नमेंट लेवल पर अंडरस्टैंडिंग है इस मामले की, क्योंकि आप रह चुके हैं, एनएसए रह चुके हैं, गवर्नमेंट लेवल पर है अंडरस्टैंडिंग कि ये इतना ज्यादा खराब हो चुका है मामला? अंडरस्टैंडिंग तो है, मेरा ख्याल है विल भी शायद है, लेकिन ये मामला हल करना उस लेवल पे आसान नहीं है। इसमें इंटरनेशनल लिंकेजेस हैं, कहाँ से आती है, कहाँ जाती है। ये मामला हैंडल करना आसान नहीं है एक गवर्नमेंट लेवल पे, क्योंकि इसका मैं माइक्रो पर्सपेक्टिव है जो डिस्कस करना चाहता हूँ, बिकॉज हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है। लेट्स डाइव इनटू द माइक्रो एस्पेक्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम, व्हिच इज कि कूडोस टू बीकन हाउस यूनिवर्सिटी कि आप लोगों ने सबसे पहला स्टेप उठाया। यूनिवर्सिटीज़ डरती हैं बदनाम होने से कि हमारे बच्चों में ये चीज़ आम है और हम इस चीज़ पे ना काम करें, पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। ज़रा हमें ड्रग यूज़ और स्क्रीनिंग प्रोसेस के अंदर लेके जाएं कि बच्चों को जब आपने वेलकम किया और आपने कहा कि आप हमारे पास आएँ, बच्चों ने इस प्रोसेस को किस तरह से वेलकम किया? क्या बच्चों ने इनिशिएटिव पॉजिटिवली रिसीव किया या आपको फ्रिक्शन का सामना था? अच्छा, पहले तो देखिए ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि स्टूडेंट जो है ना,
वो भी उतना ही डरता है। वो बदमाश नहीं है, वो फंसा हुआ है, जो मैंने आपको बताया। तो यस, यूनिवर्सिटी रेपुटेशन से डरती है, लेकिन मैं आपको एक बात वाज़ेह कर दूं, रेपुटेशन भी एंड में बेहतर होती है। एंड वो स्टूडेंट्स जो पहले यहाँ नहीं आना चाहते बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम, वो भी आते हैं। तो इट्स अ विन विन। स्टूडेंट्स ने नेगेटिवली रिएक्ट किया काफ़ी हद तक शुरू में, और वो इसलिए कि उनको ये क्लैरिटी नहीं थी कि हम कितने सिंसियर हैं एज द एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत सौ को ये मेरा ख्याल है डर होगा कि यार ये तो एक ट्रैप है, हम जाएंगे और ये पकड़ेंगे और निकाल देंगे। जब पहली एक उसकी लहर आई और फिर बाकियों ने देखा कि नहीं, एक्चुअली ये तो सपोर्ट मिल रही है, और वो मेरे दोस्त जो हैं वो इस लानत से बचना शुरू हो गए हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ा। जो पहले आए वो एम्बेसडर बन गए प्रोग्राम के, उन्होंने आगे कहना शुरू कर दिया सर ये एक शॉर्ट सा पॉइंट मैं एज अ फॉर्मर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट आपको बताना चाहूँगा। काम ज़रूर कीजिएगा इस बात पे कि आपकी बीकन हाउस यूनिवर्सिटी में भी और नामवर बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जिस तरह लम्स और ये महंगी तरीन यूनिवर्सिटीज़ जो चल रही हैं इस वक्त, इनमें भी कुछ बच्चे हैं जो हम्बल मीडियोकर बैकग्राउंड से आते हैं, और वो फाइनेंशियली एट पार आने के लिए अपने सोशल पीयर्स के साथ इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, और ड्रग स्मगलिंग और ड्रग डिलीवरी नेटवर्क का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि गेट से यूनिवर्सिटी कार्ड ले के पास होता है जो भी ड्रग यूनिवर्सिटी के अंदर तक पहुंचता है। तो उन बच्चों के लिए अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ पे वर्कशॉप्स करें कि ताकि उनके पास हलाल का इतना हो कि हराम से वो दूर हो जाएं। इस चीज़ के ऊपर प्लीज़ ज़रूर काम कीजिएगा। बिल्कुल ठीक है, राइट। इन द एंड ये भी बता दीजिएगा कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ मिलकर BNU काम कर रही है, और बाकी यूनिवर्सिटी तक क्या दायरा इख्तियार इसका बढ़ाया जाएगा? बिकॉज हमने देखा जो इवेंट हुआ उसके अंदर मरियम औरंगजेब साहिबा भी थी, राना सिकंदर हयात साहब भी मौजूद थे, तो गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम हो रहा है इस पर? देखें, ये जो BNU का हमने प्रोसेस किया, ये तो ऑब्वियसली हमने खुद शुरू किया, मैनुअल डेवलप हुआ, उसमें भी जैसे मैंने आपको बताया सपोर्ट थी, उसके बगैर हो नहीं सकता था, ANF एक्सेट्रा। लेकिन मैं तो बाकी यूनिवर्सिटीज या बाकी मुल्क में नहीं ले जा सकता एज वन यूनिवर्सिटी। तो यस, द गवर्नमेंट इज गोइंग टू टेक दिस ऑन बोर्ड। उन्होंने बहुत ओपनली सपोर्ट किया इस चीज़ की। वो इस मैनुअल्स को अब लेके इसको ट्रांसलेट करके इम्प्लीमेंट कराएंगे अपने कॉलेजेस में। बाकी यूनिवर्सिटीज से बात हो रही है, वाइस चांसलर्स वांट टू डू देम देमसेल्व्स, जो मेरे सारे कॉलीग्स हैं। और HEC ने, आई ऑल्सो वांट टू कमेंट, उन्होंने एक नेशन वाइड कमेटी अब बनाई है जिसका मैं पार्ट हूँ, जहां से हम बाकी यूनिवर्सिटीज को भी मिला के कोशिश करेंगे कि ये कोई हरफ आखिर तो नहीं है मैनुअल, लेकिन इधर से बात शुरू होगी। तो यस, देयर इज अ लॉट ऑफ सपोर्ट, हर कोई ये करना चाहता है। मेरा ख्याल है मसला ये था, मैं खुद, हम ये समझते थे कि ये हो नहीं सकता, इसके शहर की मक्खियों का छत्ता है, इसमें हाथ ना ही डाले तो बेहतर है। बट नाउ ये प्रूव हो गया कि हो सकता है, और फ्रैंकली इतना मुश्किल काम नहीं है। यू जस्ट हैव टू बी डिटरमिन्ड। स्टूडेंट्स आपकी सपोर्ट करेंगे, पेरेंट्स तो करेंगे ही करेंगे, और असातिज़ा करेंगे। तो ये हो सकता है और इंशाल्लाह होगा, आई एम श्योर इंशाल्लाह होगा। और फॉर्मर टीम जो थी जिनको लीड करने वाले हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो हैं, वो भी हमेशा यही बात किया करते थे, और हमें वो जज्बा जो है ना आपके अंदर नजर आ रहा है। थैंक यू सो मच डॉक्टर मोहित साहब हमें ज्वाइन करने के लिए और सारे मामले के ऊपर। मैं जावेद साहब कहते हैं अपनी तन्हाई को पाक करो, बामानी तन्हाई तुम्हारी माशरत जरखेज करती है, वहीं से वो बीज पड़ता है जिससे आप अच्छे इंसान बनते हैं। क्योंकि दुनिया के अंदर तो आप रूल्स फॉलो करेंगे, आपको करने पड़ेंगे क्योंकि कानून नाफिज करने वाले इदारे मौजूद हैं, लेकिन आपकी तन्हाई आपकी खुद की जिम्मेदारी है। सेल्फ डिसिप्लिन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम जा रहे हैं एक ब्रेक की तरफ, स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। हर तरह की खबर हमारे इस शो का हिस्सा बनती है, और एक खबर कराची से हम तक पहुंची तो हमने सोचा कि इसके ऊपर वाकई में बात होनी चाहिए, डिस्कस किया जाना चाहिए कि ये कार्रवाई कैसे हुई, क्योंकि ये आपकी और हमारी सेहत का मामला है। सिंध फूड अथॉरिटी ने कराची की भैंस कॉलोनी में एक बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ऐसी काइंड ऑफ फैक्ट्री का सुराग लगाया है जहाँ पर मुबैना तौर पर मुर्दा जानवरों की बाकियात, उनकी हड्डियों और उनकी चर्बी से गैर मयारी तेल, वो जिसमें आप और हम खाना बनाते हैं ना, वो बनाया जा रहा था और वो बेचा जा रहा था। घी बनाया जा रहा था, खाने की चीज़ें बनाई जा रही थी। और ये कोई फैक्ट्री भी नहीं है, खाली प्लॉट है रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिसके ऊपर कुछ देसी सामान रख के, चूल्हे कढ़ाइयाँ और इस तरह की चीज़ें रख के, इनके अंदर हड्डियाँ मुर्दा जानवरों की और ये गलत हिस्से और अजीब व गरीब चीज़ें डालकर, उनको उबाल कर, उनमें से ये चीज़ें निकाल कर आपके बच्चों के पेट तक पहुँचाई जा रही थी। तो सबसे पहले सिंध गवर्नमेंट को, सिंध की पुलिस को, सिंध के इदारों को जिन्होंने एक्ट किया टाइम पे इस चीज़ के, एंड वी होप कि और भी सक्सेस हो आपको इस मिशन के अंदर। हमारे साथ इस तमाम वकूए को डिस्कस करने के लिए मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर विजिलेंस सिंध फूड अथॉरिटी बासित अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम। वालेकुम सलाम।
जी बासित साहब, सबसे पहले तो बताइएगा इस कार्रवाई के बारे में, कहाँ से ये शिकायत आई और किस तरह से सिंध फूड अथॉरिटी की तरफ से इसको मजीद आगे परसू किया गया? जी मैं बताना चाहूँगा, पहले ये कुछ दिनों पहले वीडियो वायरल हुई थी, उसके बाद हमारी पुलिस ने तकरीबन 12 तारीख को रात को 1:30-2 बजे के टाइम वो रेड किया है और उसके बाद उन्होंने इन्फॉर्म किया था सिंध फूड अथॉरिटी को। तो 12 जून को अर्ली इन द मॉर्निंग हमारी टीम मौजूद हुई, वहाँ इन्वेस्टिगेट हुआ तो पता ये चला कि वो प्रोड्यूस कर रहे थे, ये प्रोडक्शन चल रही थी ऑयल और घी की। एक मुर्दा जानवर वहाँ हमें एक जाय पे वो मौजूद भी था और उनके हड्डियों से और चर्बियों से ये चीज़ बनाई जाती है। अच्छा, कोई कौन सा जानवर था ये ज़रा बताएंगे? थोड़ी डिटेल में चाहूँगी लोगों तक पहुँचे ताकि नेक्स्ट टाइम वो खुला ऑयल ख़रीदते वक्त ना थोड़े से ज़रा विजिलेंट रहें। वाकई में कौन से जानवर थे जिनकी चर्बी से ये सब कुछ बनाया जा रहा था? देखें, एक मुर्दा हमें वहाँ गाय मिली है और वहाँ पे बहुत सारी हड्डियाँ और चर्बी बल्क क्वांटिटी में हमने उसको डिस्कार्ड भी करवाया है। ठीक है। अच्छा, अब ये बताइएगा बासित साहब कि सिंध फूड अथॉरिटी की जब हम बात करें तो जनरल प्रैक्टिस जो है वो क्या है? किस तरह से सर्वे किए जाते हैं? क्या डे टू डे बेसिस पर होते हैं या फिर शिकायत आती है तो वहाँ पर जाकर रेड की जाती है? देखिए, हमारे डिप्टी डायरेक्टर सारे डिस्ट्रिक्ट को देख रहे हैं और रैंडमली वो विजिट करते रहते हैं, लेकिन अगर इस वाकये की बात करते हैं तो ये जंगल में खाली प्लॉट था जिसपे ये काम चल रहा था और पुलिस ने हमें रात को ये इन्फॉर्म किया है कि ये इलीगल एक्टिविटी वहाँ जारी है। तो दूसरे दिन जैसे है, क्योंकि वहाँ पर अमूमन हमारी टीमें इजीली वहाँ जा नहीं सकती विदाउट एनी प्रोटेक्शन या एनी पुलिस, तो फिर उनकी प्रोटेक्शन के साथ हम वहाँ जब हमारी टीम डेप्यूटी हुई तो वहाँ पर ये चीजें देखी हमने। क्यों नहीं जा सकती विदाउट प्रोटेक्शन टीम्स? उसकी वजह क्या है? एक्चुअली वहाँ कोई एफबीओ, कोई इंडस्ट्री, कोई ऐसी चीज है नहीं। जस्ट लाइक जैसे हाईवे की तरह होता है जंगल में, तो वहाँ पे किसी को क्या आइडिया कि यहाँ पे कोई फैक्ट्री हो रही है, ये चीज चल रही है, फिर हमारे पास कोई कंप्लेन या कोई ऐसी चीज आती है तो हमारी टीम्स वहाँ अर्जेंटली वहाँ डेप्यूट करते हैं, वहाँ इन्वेस्टिगेट करते हैं पूरे। अच्छा, ज़रा इन्वेस्टिगेशंस के बारे में बताएं। अभी तक आपको क्या पता चला है कि एक मुनज़्ज़म नेटवर्क के थ्रू इस तरह की एक्टिविटीज़ चलती हैं, इंडिपेंडेंट छोटे-छोटे लोग हैं जो काम कर रहे हैं? देखिए, छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन वजह यह है कि अभी हमें पुलिस ने वहाँ एक बंदा अरेस्ट किया हुआ जिसका नाम वकार है और उस चीज का कोई मालिक, कोई किसको उस प्लॉट को कोई ओन नहीं कर रहा अभी तक। फर्दर जो है पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है ताकि हम उसको हैवी फर्दर जो लीगल प्रोसीड कर सकें। ठीक है। इसको सप्लाई कहाँ किया जाता था, ये ऑयल जो यहाँ पर प्रोड्यूस करते थे? देखिए, ये बहुत लो एरिया में ये सप्लाई किया जाता है क्योंकि ये ब्रांडेड वगैरह नहीं, वहाँ पे भी लोग लूज ऑयल की तरह छोटे छोटे मिकदार में ये बेचते हैं। जो खुला ऑयल होता है, या फिर पैकेजिंग भी कोई बहुत मुश्किल काम तो नहीं है ब्रांड्स की पैकेजिंग बनवाना। हम डिफरेंशिएट कैसे करें? अगर मार्केट से लेने के लिए जाएं हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑयल ठीक है, कौन सा ऑयल ठीक नहीं है? कुछ निशानियां हमें बताइए। देखिए, ब्रांडेड और मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं। सेकंड थिंग ये कि अगर कोई ऐसी शॉप या एफबीओ ये सेल आउट कर रहा है, उसके पास लाइसेंस होता है सिंध फूड अथॉरिटी का। दैट मीन्स कि वो इंस्पेक्ट होता रहता है रैंडमली। अब कोई ऐसी शॉप जिसके पास लाइसेंस ही ना हो और वो ऐसी लूज ऑयल वगैरह अगर सेल आउट कर रही हैं तो वो काइंडली हमें भी इन्फॉर्म करा जाए तो हम रैपिडली इसका एक्शन लें। अच्छा, अगर फूड अथॉरिटी को कंप्लेन करना चाहें लोग जो होटलिंग करते हैं, अब हम कहीं पे जाएं, हमें खाने का टेस्ट डिफरेंट फील हो या खाने के बाद एक फीलिंग बोझ की आए या फैट्स उसके अंदर आपको सही फील नहीं हो रहे, जायका मुंह में डिफरेंट आ रहा है आपको, तो वो कंप्लेंट्स पे आप कितना एक्ट करते हैं? क्योंकि अगर रेस्टोरेंट्स यूज़ करना शुरू कर दें इस चीज़ को तो वो तो हमें तो नहीं पता लगेगा कि किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है और कौन सा तेल इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, रेस्टोरेंट्स रैंडमली हमारे चेक होते हैं, हमारी सारी टीम में डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल हैं, वो रैंडमली चेक करती हैं। अदरवाइज हमारे पास एक हमारा ऑफिस है, हेड ऑफिस SFA का, कोई भी यहाँ इन्फॉर्म करे या हमारे कंप्लेन नंबर्स हैं, हेल्पलाइन नंबर्स हैं, वहाँ काइंडली इन्फॉर्म अगर करें जनरल पब्लिक तो हम रैपिडली उस पर एक्शन उठाते हैं क्योंकि उस पर हम डिले नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, ये जो ना जगह जगह एक बड़े रेस्टोरेंट्स के ऊपर तो आप कह रहे हैं कि सर्विस किए जाते हैं, चेकिंग की जाती है, लेकिन जो छोटी छोटी दुकानें बनाकर बैठे हुए हैं, पकोड़े, समोसे, वो जो सब चीज़ें बेच रहे होते हैं, उनको कैसे चेक किया जाता है? वहाँ से भी तो लोग ले ही रहे होते हैं चीज़ें खाने के लिए। देखिए, मैं शॉप्स की बात नहीं कर रहा, मैं ढाबों की बात कर रहा हूँ। अगर ढाबे हम लोग इंस्पेक्ट करते हैं तो वहाँ पे हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, जो चीजें ऐसी मिलती हैं हम उसको नेक्स्ट टाइम वार्न करते हैं। उनको आप चेक करते हैं, इन छोटी छोटी दुकानों को चेक करते हैं जहाँ पर ये पकोड़े समोसे बेच रहे होते हैं बना के?
जी जी बिल्कुल, कोई भी खाने की चीज चाहे वो बेक्ड हो या अनबेक्ड हो हम चेक करते हैं, वो सिंध फूड अथॉरिटी का मैंडेट है। ठीक है, और ये बताइएगा जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया या मजीद गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं कि प्लॉट का मालिक कौन है, क्या कार्रवाई उसके खिलाफ होगी और कानून क्या कहता है कि अगर कोई शख्स ऐसी कोई गैर मयारी चीज़ बेचता है जो कि इंसान की सेहत को मुतासर कर सकती है, उसके लिए कानून क्या मौजूद हैं? देखिए हमारे पास उसको हम हैवी फाइन करेंगे और हम उसको लीगल प्रोसीड भी करेंगे। अदरवाइज जो पुलिस की है इन्वेस्टिगेशन, वो अपनी तरीके से जो वो करना चाहें, उनके जो लीगल एक्ट में कवर होता है वो लोग करेंगे, लेकिन हम उसको हैवी फाइन करके हमको टोटली बैन कर देंगे आइंदा के लिए कि इसको कोई भी इसके नाम पे कोई लाइसेंस इशू नहीं होगा सिंध फूड अथॉरिटी से। ठीक, अच्छा, जो लोग इस वक्त हमें सिंध, कराची और उन एरियाज़ में देख रहे हैं, उनके लिए कोई हेल्पलाइन नंबर, कोई आउटरीच करने का तरीका कि एक्टिविटी रिपोर्ट करें तो किधर करें, वो प्लीज़ बता दीजिएगा। देखिए सिंध फूड अथॉरिटी का आप गूगल करेंगे तो वहाँ पे हमारे हेड ऑफिस के एड्रेस भी आएगा और हेल्पलाइन नंबर भी आता है जो एक्टिव है। वहाँ पे अगर हमें व्हाट्सएप या कोई कंप्लेन दे दी जाए तो हम रैपिडली फिर उस पर एक्शन उठाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी बासित साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप कि बहुत ही प्रोएक्टिव तरीके से इसके ऊपर काम किया जाए, क्योंकि अगेन इस तरह की जब खबरें आती हैं तो वाकई में एक वक्त का खाना खाने का तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि कहीं इसके अंदर भी उसी तरह की चीज़ें, उस तरह के ऑयल्स इस्तेमाल ना किए गए हों। बासित अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे, डेप्यूटी डायरेक्टर विजिलेंस सिंध फूड अथॉरिटी। अगर आपको भी लगे कि कहीं पर इस तरह की कोई चीज़ बनाई जा रही है, कोई ऑयल प्रोड्यूस किया जा रहा है गैर मयारी तरीके से, तो आप जाइए सिंध फूड अथॉरिटी की वेबसाइट पर, वहाँ पर नंबर्स मौजूद हैं, आप कंप्लेन कर सकते हैं। साथ ही आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।